Okay, now till now we have discussed about Rod's law, तो इन रॉड्स लॉ हमने अब तक क्या सीखा है? रॉड्स लॉ हमने सीखा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, और पार्शियल प्रेशर जो बी है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और जो टोटल वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। तो अगर हम इस बात को मैथमेटिकली देखेंगे तो हमारे सामने ये इक्वेशन आ गई। ओके, क्लियर? नाउ व्हाट इज वाई ए? वाई ए है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, और वाई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन इन vapor phase. Both Ya is the mole fraction of A in vapor phase, Yb is mole fraction of B in vapor phase, and that value is equal to this value. तो आप दोबारा समझ लीजिए, XA और Xia stands for mole fraction of A in liquid solution, and Ya stands for mole fraction of A in vapor phase. Chi b or Xb stands for mole fraction in liquid phase, while Yb stands for mole fraction in vapor phase. Clearly understood? And we also observed that the rule is known as no-Wolff rule. What is that rule? The rule is that more volatile component is richer in vapor phase. जो मोर वोलाटाइल कंपोनेंट है वो वेपर फेज में रिचर है। मान लीजिए अगर P नॉट A लेस देन P नॉट B है, इट मीन्स व्हाट? इफ P नॉट B इज ग्रेटर देन P नॉट A, इसका मीनिंग क्या बनता है? इसका मीनिंग बनता है B इज व्हाट? B इज मोर वोलाटाइल। अगर B ज़्यादा वोलाटाइल है तो एक बात गारंटीड है कि जो Yb की वैल्यू होगी वो Chi B से ज़्यादा होगी, मतलब उसी कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन उसके लिक्विड फेज के फ्रैक्शन से ज़्यादा आएगा। द मोर वोलाटाइल कंपोनेंट इज रिचर इन वेपर फेज। जो जितना ज़्यादा वोलाटाइल है उतना ज़्यादा वेपर फेज में है। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब एग्जांपल ये है, मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A 1 है और नंबर ऑफ मोल्स B भी 1 है। P नॉट A आपके पास मान लीजिए है 200 mmHg, और P नॉट B क्या है? दैट इज मान लीजिए 300 mmHg। इसका मतलब क्या हुआ? कंपोनेंट B इज मोर वोलाटाइल, तो बिकॉज Na इज 1 और Nb इज 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट विल बी इक्वल, दैट इज 0.5। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सबको मालूम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, लाइक Nb बाय Na प्लस Nb। तो क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड, ये लिक्विड सोल्यूशन में है, किसमें है? ये लिक्विड सोल्यूशन में दोनों का मोल फ्रैक्शन सेम है, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम है। हम चेक करते हैं वेपर फेज में क्या होगा। ये रॉड्स लॉ की एक्सटेंशन है नो-वॉल्फ रूल्स। रूल क्या है? मोर वोलाटाइल कंपोनेंट इज रिचर इन वेपर फेज। तो हम उसको ये चेक कर रहे हैं। तो अब एग्जांपल देखिए, पहले आप PA निकाल लीजिए। PA की वैल्यू क्या आएगी? PA की वैल्यू आपके पास आएगी P नॉट A इंटू Chi A।
तो आंसर आ गया 200 इंटू 1/2, इट इज 100 mmHg। पी नॉट बी कितना आया, दैट इज 300 इंटू हाफ। चेक कीजिए, पी नॉट बी है प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल वेपर प्रेशर। आप इसको, ये पार्शियल वेपर प्रेशर है, ये प्योर वेपर प्रेशर है। पी नॉट ए, चेक कीजिए, पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर, पी ए वेपर प्रेशर, तो यहां बन गया 150। सो व्हाट इज पी एस इक्वल टू, पी एस की वैल्यू आ गई पी ए प्लस पी बी। क्या आंसर आया, आंसर है 250। यू कैन ऐड बोथ ऑफ देम, सो 250 mmHg। नाउ लुक एट दैट, व्हाट इज वाई ए इक्वल टू, वाई ए कितना हो जाएगा, पी ए बाय पी एस। कितना आंसर आ गया, 100/250। आंसर आया 2/5 मीन्स 0.4। वाई बी की वैल्यू कितनी आई है, पी बी बाय पी एस। कितना आंसर आ गया, 150/250। कितना आंसर आ गया, 0.6। तो यू कैन इजिली सी दैट 0.6 इज ग्रेटर देन 0.5। वाई, अब चेक कीजिए इस रूल को दोबारा से, नो वॉल्फ रूल, मोर वोलाटाइल कंपोनेंट इज रिचर इन वेपर फेस। क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट, श्योरली अंडरस्टूड। अब इसको ध्यान से चेक कीजिए, क्वेश्चन को पॉज कर दीजिए वीडियो को, और ध्यान से स्टेप बाय स्टेप को मैं इसको रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। एक मिक्सचर है जिसमें दोनों कंपोनेंट इक्वल अमाउंट में रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी ए 1 मोल है, नंबर ऑफ मोल्स भी 1 मोल है। पी नॉट ए और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी भी आपको गिवन है। तो उन वैल्यूज को देखने में मालूम पड़ रहा है कि पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, इट मीन्स बी इज मोर वोलेटाइल। ठीक है, उसके बाद आप पहले क्या कीजिए, तो पी एस निकालने के लिए आपको पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना पड़ेगा। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो आगे आपके पास आंसर ये है। फिर पी बी की वैल्यू क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो आपके पास ये आंसर आ गया। आपने इन दोनों आंसर को ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 250। देन आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज कम्स आउट टू बी पी ए बाय पी एस, तो वैल्यू पुट करके आपके पास आंसर आएगा 0.4 एंड वाई बी कम्स आउट टू 0.6। ओके, तो ये जो आंसर आया, इस आंसर ने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल स्टैंप लगा दी है। क्या स्टैंप है, दैट मोर वोलेटाइल कंपोनेंट विल बी हायर इन वेपर फेज। क्लियरली अंडरस्टूड। अगर आप इस स्टेप को 2 या 3 बार रिपीट करेंगे तो यू आर एबल टू गेट प्योर बी आल्सो। ठीक है, जो वेपर में है उसको बोलेंगे डिस्टिलेट, और जो नीचे लिक्विड बचा है उसको बोलेंगे हम रेजिडुअल लिक्विड। क्या बोलेंगे, इसको मैं एग्जाम्पल देके आपको अभी समझा रहा हूं, आप इसको प्लीज चेक कीजिए ध्यान से। ओके, नाउ अब हम एक नया इक्वेशन सीखते हैं। मान लीजिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 है, सबको मालूम है। तो आप करेंगे क्या, आप दोनों साइड्स को, इसको पी एस से डिवाइड कर दिया और इसको भी आपने पी एस से डिवाइड कर दिया। आपने इक्वेशन लिखी काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1, फिर दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड को आपने पी एस से डिवाइड किया। पी एस क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स। अब आपने करना क्या है, फर्स्ट ये पी नॉट ए से मल्टीप्लाई कीजिए और पी नॉट ए से ही डिवाइड कर दीजिए। सिमिलरली यहां पे क्या करेंगे आप, पी नॉट बी से मल्टीप्लाई और पी नॉट बी से डिवाइड, और यहां आप एज इट इज लिखा लेंगे। तो आप चेक कीजिए, पी नॉट ए
इंटू काई ए बाय पी एस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? तो ये ऊपर की वैल्यू होगी पी ए और नीचे पी एस रहने दीजिए। तो पी ए बाय पी एस, ये पी नॉट ए इंटू एक्स इक्वल टू पी हो गया और पी एस, तो ये आंसर क्या आ गया? वाई ए के इक्वल आ गया। इसमें क्या हुआ, आप इक्वेशन नंबर 1 में 2 पर कर दीजिए, तो क्या आंसर आएगा? वाई ए बाय पी नॉट ए। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, आप चेक किए दोबारा से, पी नॉट बी इंटू एक्स बी किस इक्वल हो गया? ये पी ए पी बी के इक्वल हो गया। पी नॉट बी इंटू काई बी पी बी इक्वल हो गया। और ये आपके पास पी नॉट बी, ये पूरी की पूरी वैल्यू तो पी बी बाय पी एस की वैल्यू क्या होगी? पी बी बाय पी एस की वैल्यू किसकी होगी? वाई बी के इक्वल। किसके इक्वल होगी? वाई बी के इक्वल। तो मैं इसको रिमूव के लिख रहा हूँ, वाई बी के। अगर नहीं कंसर्न तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ आपको, पी नॉट बी इंटू काई बी डिवाइडेड बाय पी एस, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आपके पास है पी बी बाय पी एस के, और पी वी एस किसके इक्वल है? वाई बी के। तो आपने यही किया, ये पूरी की पूरी वैल्यू को आपने वाई बी कर दिया। तो ये दोनों वैल्यूज़ को आपने क्या करना है? यहाँ पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ गया। तो एक नई इक्वेशन आपके पास आ गई जो रॉल्स लॉ को अप्लाई कर रही है, दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज डिवाइड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द all the components present in the solution. Is that okay to you? नोट कर लेंगे आप लोग? आर यू श्योर? पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। नाउ वी ऑल्सो नो दैट वाई ए वैल्यू इक्वल टू पी ए बाय पी एस। तो वट यू विल डू, in place of PA you will put the value of P naught in place of PS, you will put the value of PS, इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों लेफ्ट और राइट हैंड साइड को इनवर्स में ले देना है आपने। वाई ए क्या हो जाएगा? 1 बाय वाई ए, और पी ए बाय पी एस को कर देंगे पी एस बाय पी ए। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है इसको आप मोल फ्रैक्शन ऑफ ए में कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे देखिए, in place of mole fraction of B, I will put mole fraction of A. तो आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ गया पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू काई ए डिवाइडेड बाय पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय 1 बाय वाई ए। अब आप करेंगे क्या, अब आप देखिए ये दो वैल्यू जो ये हैं पी नॉट एक्स ए और पी नॉट बी एक्स ए, इनको आप इकट्ठा कर लीजिए। इसको स्टेप बाय स्टेप दोबारा समझा रहा हूँ मैं कि आप पहले वाई ए को पी और पी एस लिखें। तो वाई ए की वैल्यू, तो पी ए की जगह पी नॉट ए एक्स ए और पी एस की जगह पी एस की वैल्यू लगा दीजिए। फिर दोनों लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को आप इन्वर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए दोनों को। करने के बाद फिर ये आप उसको मान लीजिए ये एक्स और वाई जो है, इसको एक्स मान इसको वाई मान लीजिए, डिवाइड बाय जेड है, तो एक्स बाय जेड वाई बाय जेड कर दीजिएगा। तो आपने करना क्या इसमें, एक्स बी को चेंज कर देना है 1 माइनस एक्स ए में। ठीक है, पी नॉट बी इंटू 1 ये आ गया, पी नॉट बी इंटू एक्स ए ये आ गया। फिर आपने क्या करना है, एक्स ए की वैल्यू को इकट्ठा कर देना है, तो आंसर आएगा 1 बाय वाई ए इज इक्वल टू
P naught A minus P naught B into mole fraction of A plus P naught B divided by P naught A into, अब आप इस पोर्शन को अलग लिख दीजिए, तो आंसर आएगा P naught A माइनस P naught B into mole fraction of A by P naught A into chi A plus P naught B by P naught A into chi A is equal to 1 by y A। तो इसको आप एक्स ए से ये एक्स ए कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आउट होने के बाद मैं इसको पीछे लिख दूंगा और इसको आगे लिख दूंगा, तो आंसर आ गया P naught B by P naught A डिवाइड बाय 1 बाय दिस। तो मैंने ये टर्म को पहले लिख दिया, प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जैसे a प्लस बी है तो मैंने b प्लस ए कर दिया, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो ये टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया और ये टर्म एक्स से ऐसे करके मैंने पीछे कर दिया, तो P naught A माइनस P naught B डिवाइड बाय P naught A। तो अगर आप यहाँ पर इसको इस पोर्शन को y मान लेंगे और इस पोर्शन को m मान लेंगे और x को 1 बाय एक्स मान लेंगे, तो चेक करेंगे इंटरसेप्ट वैल्यू क्या आ रही है, P naught A माइनस P A B बाय P naught A, और जो स्लोप की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, P naught B बाय P naught। तो स्लोप की वैल्यू ये आ रही है P naught B और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू आ रही है। तो अगर मैं 1 बाय वाई ए को 1 बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के इंग्लिश फॉर करूँगा, चेक कीजिए 1 बाय वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सोल्यूशन। क्लियरली अंडरस्टूड। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो यहाँ पर इंटरसेप्ट वैल्यू क्या आ रही है, P naught A माइनस P naught B बाय P naught A, और स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, P naught B बाय P naught A। तो जो स्लोप की वैल्यू है, टेंथ की वैल्यू है वो है P naught B बाय P naught A, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है जी, क्लियर अंडरस्टूड। तो ये जो थोड़े बहुत ग्राफिकल कॉन्सेप्ट हैं ये आपको समझ आने चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझिए। क्लियर अंडरस्टूड, श्योर। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप पहले वाई ए लिखिए, फिर पी ए की जगह पी ए की वैल्यू, पी एस की जगह पी एस की वैल्यू, उसके बाद वैल्यूज़ को इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स करने के बाद आप एक्स ए की वैल्यूज़ को इकट्ठा कर दीजिए, फिर एक्स ए कॉमन ले लीजिए, फिर आप यहाँ पर जो प्लस सिंबल है उसको 1 बाय 1 सबको डिनोमिनेटर से, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है P naught A एक्स ए, सबको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए, फिर एक्स ए से एक्स ए कट रहा है काट दीजिए, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है एज इट इज़ है, तो आपने एक्स ए की वैल्यू को पहले लिख दिया है और सिंपल जिसमें कोई भी वेरिएबल करनी है वो उसको पीछे लिख दिया आपने। तो लिखने के बाद अगर आप इसको मैथमेटिकली चेक करेंगे एक लीनियर इक्वेशन के साथ, 1 बाय वाई ए को वाई मान लीजिए और P naught B और P naught B इसको एम एक्स प्लस सी मान लीजिए, तो सी आ गया इंटरसेप्ट, ये लाइन का इंटरसेप्ट है और ये लाइन का स्लोप है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने एक इक्वेशन की थी, उसमें भी आपके पास हमने इक्वेशन क्या किया था, 1 बाय पी एस इज इक्वल टू वाई बाय P naught A प्लस वाई बी बाय P naught B, ये भी हमने अभी सॉल्व किया थोड़ी देर पहले। तो ये वैल्यू इस आंसर का पार्ट नहीं है, लेकिन ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन पर बेस आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो हम बाद में आने वाले लेक्चर में डिस्कस करके दिखाएंगे आपको। ओके, तो ये इक्वेशन और ये जो इक्वेशन है इसको आप अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द रॉड्स लॉ इन केस व्हेन द पॉजिटिव डेविएशन अकर्स। तो अब तक हमने क्या सीखा है, टिल नाउ वी हैव डिस्कस दैट पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी सच दैट ए इंटरेक्शन
BB interaction and AB interactions are identical. Delta H mixing is 0 and delta V mixing is 0. Both of things are 0 in this case. But there are many examples in which these observations are not taken place despite being the fact both the components are highly volatile in nature. जैसे तो ये जो पिक्चर हमने दिखाई है आपको रिक्कर यहाँ पे अभी अभी ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसमें क्या है, ये सब आइडियल है. क्या है ये? आइडियल है. फॉर आइडियल सोल्यूशन ओनली. किसके लिए ये? आइडियल सोल्यूशन के लिए. दोबारा समझ लीजिए, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, डेल्टा एच मिक्सिंग 0 है, बट डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव है. इस पर हमने ऑलरेडी एक न्यूमेरिकल आपको सिखा दिया है, पॉजिटिव. और डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव है. तो ये क्यों है? क्योंकि ए बी बी और ए बी इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट सोल्यूट सोल्यूटेंट आइडेंटिकल है. बट दीज केसेस आर रेयर केसेस. क्लियरली अंडरस्टूड? तो अब हम देखेंगे द सोल्यूशन विच आर एबल टू शो पॉजिटिव डेविएशन एज स्टेटेड बाय द रॉल्स लॉ. जैसे आप इथेनॉल और वाटर को मिक्स करें, आप इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन को मिक्स करें, आप इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स करें, या आप बेंजीन और एसीटोन को मिक्स करें, या एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड को मिक्स करें. इन सोल्यूशन के अंदर हमें क्या मिलता है? हमें ये मिलता है कि जो सोल्यूशन आया है, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में क्या है, जो सोल्यूशन हमारे पास आया इज मोर वोलेटाइल देन ईच कंपोनेंट. तो द सॉल्यूशंस इन विच AB interactions are weaker than AA and AB interactions तो उसमें क्या होगा? If AB interactions are weaker than AA and BB interactions, तो क्या होगा? Vapor pressure of AB will be greater than vapor pressure of pure A and pure B both. Solution will have more vapor pressure than vapor pressure of pure A and vapor pressure of pure B, both of them. Okay, it all due to interaction, that new forces are weaker forces. For example, ethanol has intermolecular hydrogen bonding, water also has intermolecular hydrogen bonding. Ethanol got dissolved into water due to the formation of new hydrogen bonding. So the hydrogen bonding between ethanol and water, hydrogen bonding in between ethanol and water is weaker than hydrogen bonding in pure water and pure ethanol. प्योर इथेनॉल में और प्योर वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उससे वीकर बॉन्डिंग होगी अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में. मैं रिपीट कर देता हूँ बात को. अल्कोहल और वाटर के मिक्सचर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज वीकर देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन प्योर वाटर एंड प्योर इथेनॉल. अंडरस्टूड दिस? तो ये आपने समझ लिया. ठीक है, तो आई एम रबिंग दैट ऑफ. तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके, और मैं उससे रिजल्ट क्या आएगा?
ठीक है, तो आई एम रबिंग इन, आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ओके, तो इस केस में क्या होगा, डेल्टा जो एच मिक्सिंग है वो पॉजिटिव होगी, जो मिक्सिंग है वो एंडोथर्मिक नेचर होगी, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड, क्योंकि नया अट्रैक्शन, ठीक है जी, वो वीकर है। नेक्स्ट क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी पॉजिटिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ अगर मेरे पास 100 ml ए है प्लस 100 ml बी है, तो उसके क्या होगा, रिजल्टेंट विल बी मोर देन 200 ml। कारण क्या होगा, ड्यू टू वीक इंटरेक्शन। ये वॉल्यूम कैसे बढ़ गया, 200 ml से ज़्यादा कैसे आ गया, क्योंकि 100 ml आपने अगर ऐड किया है तो आंसर 200 ml से ज़्यादा कैसे आ गया, वीकर इंटरेक्शन की वजह से, वीकर अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस, जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बोलते हो, वो इंक्रीज कर गया। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज करने पर क्या हुआ, वॉल्यूम कंपैरेटिवली थोड़ा सा लार्ज हो गया। ओके, श्योर, क्लियर, अंडरस्टूड नाउ। तो ये रॉड्स लॉ की पॉजिटिव डेविएशन में होगा। अगर आप इसको चेक करेंगे ध्यान से तो क्या होगा, जो पीए आप ऑब्जर्व करेंगे, जो पीए आप ऑब्जर्व करेंगे विल बी ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। उसी तरह से पी बी जो आप ऑब्जर्व करेंगे क्या होगा, वो ग्रेटर देन पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये जो मैंने पहले ग्राफ आपके सामने बना रखा है डॉटेड लाइन में, ये आइडल ग्राफ है। तो अगर इसको आप यहाँ पर पॉजिटिव डिविजन शो करना चाहते हैं तो क्या होगा, ये जो सॉलिड लाइन है, जैसे ये जो लाइन है ये पीबी की लाइन है, दिस लाइन इज अबाउट पीबी। तो पीबी की जो लाइन आएगी, ये जो लाइन है आपके पास, ये लाइन में क्या होगा, ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, पी नॉट बी इज स्लाइटली ग्रेटर। तो जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर आ रही है। सेम टू सेम ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अबाउट पी ए। तो इसमें क्या ऑब्जर्व हुआ, ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्वेशन लाइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल लाइन, डॉटेड लाइन इज थ्योरी। तो अगर पी ए इंक्रीज हुआ है, पी बी इंक्रीज हुआ है, तो क्या होगा, पी एस ऑब्वियस है इंक्रीज देन द आइडियल वन। तो ये जो सॉलिड लाइन है ये किसकी है, ये पी एस ऑब्जर्व्ड है। तो पी एस ऑब्जर्व्ड आल्सो ग्रेटर देन व्हाट, पी एस थ्योरी। तो पी एस ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो ये एग्जाम्पल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको शुरू में उनको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में एजियोट्रॉप पढ़ते हुए वो एग्जाम्पल आपको माइंड में आने चाहिए। मैं आपको एक लाइन पहले ही बोल देता हूँ, ऑल दीज मिक्सचर्स, जितने भी लिक्विड हैं ये मिसिबल होते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। लेकिन इथेनॉल और वाटर आप किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर लीजिए, टेक इन एनी प्रोपोर्शन, इन ईच एंड एवरी केस इट विल शो पॉजिटिव डिविएशन। ठीक है, ऐसी क्या है, साइक्लोहेक्सेन और इथेनॉल है, साइक्लोहेक्सेन और एसीटोन है, ये मिक्सचर भी आपस में क्या है, टोटली मिसिबल है। लेकिन आप इसको किसी प्रोपोर्शन में ऐड कर लीजिए तो क्या होगा, दे विल गिव यू पॉजिटिव डेविएशन। क्लियरली अंडरस्टूड। तो जो भी आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं उनको आप थोड़ा सा मेमोरी में रख लीजिए, ताकि क्वेश्चन करते हुए आपको दिक्कत नहीं आए। तो मैं वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट वी विल कंसिडर द रॉड्स लॉ फॉर द solutions which show negative deviation. Now what type of substances negative deviation? Now the substances in which AB attractions are stronger than
प्योर सॉल्वेंट सॉल्वेंट सल्यूट सल्यूट इंटरेक्शंस। जैसे कि आपके सामने यहाँ एग्जांपल है, एसीटोन है और क्लोरोफॉर्म है, दोनों के अंदर डाइपोल मूवमेंट होता है। दोबारा समझिए, जिन केसेस में सॉल्वेंट सल्यूट अट्रैक्शंस स्ट्रॉन्गर होती हैं सॉल्वेंट सॉल्वेंट सल्यूट सल्यूट से, ऐसे सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। ठीक है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ए बी अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है ए अट्रैक्शन से, उससे क्या होगा, उससे ये होगा जो पी ए होगा, जो ऑब्जर्व होगा, ऑब्जर्व प्रेशर विल बी लेस देन आइडियल वन। और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कितना होगा, वो भी लेस हो जाएगा, लेस देन पी नॉट ए पी नॉट बी इंटू एक्स पी। तो क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन में एक एसीटोन का मॉलिक्यूल दूसरे एसीटोन के मॉलिक्यूल को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देता है, क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के दूसरे मॉलिक्यूल को डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन देता है। लेकिन जब आप एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स कर देंगे तो एक नया अट्रैक्शन यहाँ पर आपको मिलेगा, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है वो? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो सबको मालूम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर बिकम्स लेस। तो क्योंकि पी ए बिकम लेस देन पी नॉट एक्स ए एंड पी बी बिकम्स लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, तो इससे क्या होता है, डेल्टा एच मिक्सिंग आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव एक्सोथर्मिक। ठीक है, हीट रिलीज होगी सिस्टम में, क्यों? क्योंकि नई अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है। क्लियर अंडरस्टूड? उसी तरह डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, तो आंसर है नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, अगर आप 100 ml ए लिया है प्लस 100 ml बी लिया है, तो ये जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, लेस देन 200 ml। रीजन क्या होगा, ड्यू टू लार्ज attractions, due to large attraction molecule come close together, molecules come close together। तो अट्रैक्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल आपस में क्या आएंगे, पास पास आ जाएंगे, और आपके पास जो वॉल्यूम है वो लेस देन 200, लेस देन कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो ये आपके पास है नेगेटिव डेविएशन। क्या है आपके पास, नेगेटिव डेविएशन। क्लियर अंडरस्टूड? आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। श्योर? अब इसको हम ग्राफिकली चेक करेंगे। अब आपको चेक कीजिए, जो पी एस है वो लेस देन द पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी। तो ये जो आपके पास ये जो ग्राफ है आपके पास, ये ग्राफ है पी ए का रियल ग्राफ जो सॉलिड लाइन है, और डॉटेड लाइन क्या है आपके पास, डॉटेड लाइन है पी ए का आइडियल ग्राफ। तो आप चेक करेंगे पी ए का रियल ग्राफ जो आ रहा है वो कंपैरेटिवली नीचे की ओर से आ रहा है, लेस हो गया वेपर प्रेशर। सिमिलरली ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, जो मैं मेरे देखिए मेरे पेन के एरो पे देखिए यहाँ पे ये डॉटेड लाइन शो कर रही है पी बी आपका आइडियल, लेकिन रियल लाइन क्या है, ये सॉलिड स्टेट की जो लाइन है। ये आपके पास क्या आ गया, पी बी का ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व, तो पी बी ऑब्जर्व और पी ए ऑब्जर्व लेस देन आइडियल है, तो इसलिए क्या होगा, जो दोनों का समेशन होगा वो भी लेस देन दैट ऑफ आइडियल होगा। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पॉजिटिव एंड
नेगेटिव डेविएशन एज ऑब्जर्व इन केस ऑफ रॉल्स लॉ। तो आफ्टर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन वी विल गो ऑन टू द रिजल्ट ऑफ दोज डेविएशंस, कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं मिक्सचर, उनसे क्या रिजल्टेंट निकलता है। तो रिजल्ट ये निकलता है कि कुछ सोल्यूशन में हीट एब्जॉर्ब होती है और कुछ सोल्यूशन में हीट रिलीज होती है। जिन केसेस में डेविएशन पॉजिटिव होगी, उन केसेस में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो ग्रेटर देन वेपर प्रेशर आइडियल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। क्लियरली। और नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर ऑब्जर्व्ड है वो लेस देन वेपर प्रेशर आइडियल है। तो उन केसेस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। मतलब जिन केसेस में पॉजिटिव डेविएशन होगा उस केस में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन लेस देन, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जिनमें पॉजिटिव डेविएशन होगा उसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी। सिमिलरली इसमें क्या होगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए बी जो सोल्यूशन है इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी। क्लियर अंडरस्टूड नाउ। तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जो नेगेटिव डेविएशन है उसका रिजल्टेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा, उसमें बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और पॉजिटिव डेविएशन में जो आपको रिजल्टेंट सोल्यूशन मिलेगा, रिजल्टेंट सोल्यूशन जैसे अभी आपने पढ़ा था, जैसे मान लीजिए इथेनॉल और वाटर है, ये पॉजिटिव डेविएशन देता है, और यहां पर क्या है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है। तो ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो जो रिजल्टेंट नया सोल्यूशन आया है इथेनॉल और वाटर का, कोई भी मिक्सचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर ए मतलब प्योर इथेनॉल से और प्योर वाटर से लेस ही होगा। सिमिलरली क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन सोल्यूशन में क्या होगा, जो एसीटोन को मान लीजिए ए है और क्लोरोफॉर्म बी है, तो जो रिजल्टेंट सोल्यूशन होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर एसीटोन और प्योर क्लोरोफॉर्म दोनों से ज़्यादा होगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, द रिजल्टेंट सोल्यूशन ए बी दैट इज you can made from acetone and chloroform will show boiling point greater than pure acetone and pure chloroform. Clear understood now? Sure. तो अब इस जो ऑब्जर्वेशन से आपको एक नया एक कंपोनेंट आपके माइंड में आना चाहिए। वो कहना चाहिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर प्योर कोई सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्योर वाटर है, यहाँ पे प्योर वाटर 100% वाटर है, प्योर वाटर। इसको आपने ढक दिया ऐसे, ऊपर आपके पास वाटर वेपर से इवैक्यूएशन में, ये इवैक्यूएट वेसल था। अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो है 1 है, तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1 ही होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये इवैक्यूएटेड था, ऊपर एयर नहीं थी। अगर एयर होगी तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा, तो YA1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे लिक्विड के अंदर भी प्योर लिक्विड है, ऊपर वेपर के अंदर भी प्योर वाटर वेपर है। इसका मतलब प्योर लिक्विड के अंदर क्या होता है,
प्योर लिक्विड के अंदर एक पॉइंट क्लियर हो गया हमें कि कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड composition in vapor phase वो सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो? कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज क्या होगी? सेम होगी। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश। ठीक है जी। तो प्योर लिक्विड में ये निशानी होती है कि कंपोजिशन इन लिक्विड फेज एंड कंपोजिशन इन वेपर फेज इज सेम। दोनों में कोई फर्क नहीं होता। नीचे मोल फ्रैक्शन 1 है लिक्विड फेज में, ऊपर मोल फ्रैक्शन 1 है वेपर फेज में। क्या कुछ ऐसा पॉसिबल है सॉल्यूशन में भी? तो आंसर है यस, ऐसा पॉसिबल है सॉल्यूशन में भी। आप इसको केयरफुली नोट डाउन कर लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नाउ मान लीजिए आपके पास वाटर और इथेनॉल है। वाटर और इथेनॉल को आप सेपरेट कर सकते हैं वाया डिस्टिलेशन। if it is present in any composition। मान लीजिए पानी और आपने क्या लिया? 90% अल्कोहल लिया। इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए। आपने 90% बी लिया, 10% ए लिया, आपने 50% ए लिया, ऊपर बी ए कर देते हैं इसको, या फिर 50% बी लिया, आपने 40% ए लिया, आपने 60% बी लिया, आपने 70% ए लिया, 30% बी लिया, आपने 70% बी लिया, आपने 30% ए लिया, आपने 99% बी लिया, 1% ए लिया, आपने 99% ए लिया। इसका मतलब क्या हुआ? आप कोई भी, यू कैन मेक एनी कंपोजिशन ऑफ योर लाइकिंग, यू कैन सेपरेट इट। आप उसको सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, वाया डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप इस मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इथेनॉल और वाटर की कंपोजिशन, अगर आपने मास बाय मास 95.6% इथेनॉल लिया है और 4.4% आपने वाटर लिया है, तो वाटर एंड इथेनॉल कैन नॉट बी सेपरेटेड वाया सिंपल और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर मेरे पास 95.6% मास बाय मास इथेनॉल है और 4.4 बाय मास वाटर है, तो मैं डिस्टिलेशन से मैं वाटर और इथेनॉल को सेपरेट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो स्पेसिफिक कंपोजिशन है, सिर्फ इसी कंपोजिशन को, किसी और को नहीं, इसके अलावा वाटर और इथेनॉल की कोई भी कंपोजिशन हो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अल्कोहल और वाटर की ये जो कंपोजिशन है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते वाया डिस्टिलेशन। सिर्फ एक ही तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एक्सेप्ट दैट, उसमें क्या करते हैं हम? बेंजीन के साथ एक टर्नरी मिक्सचर बनाते हैं, इथेनॉल, वाटर और बेंजीन का, तो उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। तो उसको हम सेपरेटली एक जब हम करेंगे ना फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, तो उसको हमने वहाँ पर डिस्टिलेशन, जब आप पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल्स,
उसमें हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर अंडरस्टूड कि कैसे आप एजियोट्रॉप को मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास 95.6% इथेनॉल है और 4.4% वाटर है, आप उसको डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हो। ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे फिर आप, जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। तो इसको अगर डेफिनेशन करेंगे तो क्या होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स इन विच एजियोट्रॉपिक mixtures are those mixtures which have same composition in liquid as well as in vapor phase. The solution behaves like a true liquid. Okay. The components of the solution cannot be separated. क्लियरली आपको ये बात, तो ये आपने याद रखना है अच्छे ढंग से। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से, क्लियरली, और ध्यान से समझना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स आर दोज मिक्सचर्स विच हैव सेम कंपोजिशन लिक्विड एज वेल एज इन वेपर फेज। ये होते तो दो या दो से ज़्यादा के सोल्यूशन हैं, लेकिन ये ट्रू लिक्विड रिव्यू करते हैं। जैसे लिक्विड में क्या होता है, जो मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में आ रहा है वही मोल फ्रैक्शन वेपर स्टेट में आएगा, इसलिए आप उनको सेपरेट नहीं कर सकते। आर यू श्योर अबाउट दैट? ठीक है जी, तो पॉज करके नोट कर लीजिए और मैं आगे इसको ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको। पढ़ेंगे द सोल्यूशन विच शोज पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो बनाते हैं, दे फॉर्म, क्या फॉर्म करते हैं ये फॉर्म करते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या शो करते हैं ये? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करते हैं। इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए, जैसे ध्यान से देखिएगा। तो ये मान लीजिए टी नॉट ए है, ये मान लीजिए टी नॉट बी है। क्या है ये? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर ए। ये मैंने मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट प्लॉट किया है इसको। तो अगर मैं इसको मान लीजिए, ये है एस, ये है टी, ठीक है, और ये मान लीजिए क्यू है, ये पॉइंट मान लीजिए क्यू है। तो पॉइंट जो एस है वो दिखा रहा है प्योर ए, जो पॉइंट क्यू है वो दिखा रहा है आपको प्योर बी, ठीक है, और टी जो है आपको दिखा रहा है एजियोट्रॉप। तो एस और टी के बीच में क्या है? ये यहाँ पर लिक्विड का ग्राफ है, मैं LIQ लिख रहा हूँ लिक्विड, और VA मीन्स वेपर। ऊपर वेपर है, नीचे लिक्विड का फेज है, ऊपर वेपर फेज है, नीचे लिक्विड फेज है। तो इसमें क्या होगा, जो ये एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन आएगी, जिस कंपोजिशन पर एजियोट्रॉप बनता है, टी क्या है, टी का जो कॉरस्पॉन्डिंग, मान लीजिए ये टी पॉइंट, दोबारा से यहाँ पे ये टी पॉइंट है, इसको लाइन को मैंने ड्रॉ कर दिया।
ये मैंने एक्स टी कर दिया। तो एक्स टी क्या है? एक्स टी है कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रॉप। अब यहाँ पर मान लीजिए ए और बी उस अमाउंट में है जिस अमाउंट में वो एजियोट्रॉप बनाता है। तो इसमें क्या है, चेक कीजिए, लिक्विड फेज और वेपर फेज बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, इनको सेपरेट नहीं कर सकते आप। जबकि यहाँ से इस टी पॉइंट से बी पॉइंट चेक कीजिए, वेपर फेज और लिक्विड फेज आपको अलग नजर आएगा, अलग अलग नजर आ रहा है। देखिए ग्राफ को चेक कीजिए, यू कैन ईजिली सी लिक्विड एंड वेपर फेज। सिमिलरली टी और एस के बीच में, जैसे टी और क्यू के बीच में है, वैसे टी और एस के बीच में क्या है, आपको लिक्विड फेज और वेपर फेज डिफरेंट लग रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा नजर? लेकिन पॉइंट टी पर क्या है, लिक्विड और वेपर फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब समझ लीजिए भगवान और भक्त सेम हो गए, ठीक है ना। तो वही पॉइंट यहां पर है। तो इस पॉइंट पर आप दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें पॉजिटिव डिविजन होती है, ठीक है, वो अपने एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन पर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। मतलब जो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट सभी कंपोजिशन में सबसे कम होगा, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एजियोट्रॉप इज लीस्ट among all the compositions। आप उन दो सॉल्यूशन की जितनी मर्जी कंपोजिशन बना लीजिए। आप मान लीजिए, ठीक है, ए आपके पास मान लीजिए इथेनॉल है, बी वाटर है, बी का बॉइलिंग पॉइंट ए इथेनॉल से ज़्यादा होता है। तो आप इथेनॉल और वाटर का जितना मर्जी कंपोजिशन बना लीजिए, लेकिन जब 95.6% इथेनॉल होगा और 4.4 वाटर होगा, उस कंपोजिशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से लीस्ट होगा। उससे लेस बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी कंपोजिशन का नहीं होगा। हर कंपोजिशन का बॉइलिंग पॉइंट उससे कम ही होगा वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से, लेकिन यहां पर लीस्ट होगा। यहां पर क्या होगा? लीस्ट। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आर यू श्योर अबाउट दैट? क्लियरली अंडरस्टूड? तो अगर आप इसका डिस्टिलेशन करेंगे, ऑन डिस्टिलेशन क्या होगा? ऑन डिस्टिलेशन अगर आप इसका डिस्टिलेशन करेंगे तो क्या होगा? तो एस और टी के बीच में क्या बनेगा? एस और टी के बीच में आपका, याद रखिए, जो आपका दो चीज़ें बनेंगी। एक को हम बोलेंगे डिस्टिलेट, जिसमें वेपर होंगे, ठीक है जी। और टी में क्या होगा आपका? टी में होगा आपका रेजिडुअल, जो बचा हुआ लिक्विड होगा, रेजिडुअल लिक्विड। तो अगर आप एस और टी के बीच में है, एस और टी का ग्राफ आप चेक करेंगे तो डिस्टिलेट में क्या है? डिस्टिलेट है रिच इन एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप की तरफ जा रहा है वो। और रेजिडुअल क्या देगा आपको? ये आपको प्योर ए देगा। यू कांट गेट प्योर बी फ्रॉम दैट, क्योंकि ये ए कंपोनेंट है। इसको आपको प्योर, आपको बी नहीं मिल सकता, इसमें प्योर ए मिल सकता है आपको, ठीक है जी। उसी तरह अगर मैं टी और क्यू लूंगा, पॉइंट टी और क्यू, तो जो डिस्टिलेट है, जो वेपर्स हैं, वो आपको एजियोट्रॉप देंगे। और जो रेजिड्यू है, या जिसको रेजिड्यू लिक्विड बोलते हैं आप लोग, वो आपको क्या देगा? प्योर बी देगा। ये आंसर एस टी के बीच में है और ये आंसर टी और क्यू के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये एस और टी है, तो एस और टी में डिस्टिलेट किसकी तरफ जा रहा है? एजियोट्रॉप की तरफ जा रहा है।
और रेजिड्यू बचा हुआ लिक्विड कहाँ जा रहा है, उससे आप प्योर बी निकाल सकते हैं और डिस्टिलेट से आप एजियोट्रॉप बना सकते हैं। सिमिलरली टी और क्यू का ग्राफ क्या बोलता है, डिस्टिलेट से आप क्या बनाएंगे, एजियोट्रॉप, और रेजिड्यूल लिक्विड जो बचा हुआ लिक्विड है वो किसी जगह जा रहा है, वो प्योर बी बन सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझने हैं कि ये असल में क्या करें। तो ये अगर आप इसको यहाँ पर एक मैं जैसे पेन रख दिया यहाँ पे, ये देखिए या मैं इस ग्राफ को ऐसे करता हूँ तो आप चेक करेंगे तो मैंने क्या कर दिया, ये एजियोट्रॉप और प्योर ए के ग्राफ है और ये आप चेक कर लीजिए एजियोट्रॉप और प्योर बी का ग्राफ है। ये दो पेन के बीच में एजियोट्रॉप और प्योर बी का ग्राफ है और इन दो पेन के बीच में क्या है, एजियोट्रॉप और प्योर ए के बीच का ग्राफ है। तो ये एक्चुअल में क्या है, अब मैं इसको रब अप कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए तो ये एक्चुअल में दो डिफरेंट कम, तो क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, प्योर बी में लिक्विड वेपर में सेपरेशन नहीं है, प्योर ए में लिक्विड वेपर में सेपरेशन नहीं है, सेम टू सेम वही एजियोट्रॉप में। तो आप बोल सकते हैं ये हमने दो डिफरेंट सोल्यूशन को मिक्स कर दिया। देखिए यहाँ पर मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये देखिए क्लियर अंडरस्टूड नाउ, श्योर। चलिए इसको ध्यान से नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल डिस्कस एजियोट्रॉप मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन, सॉरी, तो नाउ वी विल डिस्कस एजियोट्रॉप शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जो शो करेंगे सोल्यूशन, वो आपको देंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्या देंगे आपको, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब जो एजियोट्रॉपिक कंपोजिशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम होगा ए और बी के मुकाबले में। दोबारा समझिए, नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर आइडियल। तो उससे क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ है, ऑन बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, तो क्या होगा, ऑल कंपोजिशन विल शो बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर ए प्योर बी। लेकिन एक ऐसी खास कंपोजिशन होगी, जैसे मान लीजिए आपके पास 68% नाइट्रिक एसिड है बाय मास और 32% वाटर है। अब नाइट्रिक एसिड और वाटर को आप किसी भी कंपोजिशन पे सेपरेट कर सकते हो, लेकिन अगर 68% नाइट्रिक है और 32% बाय मास वाटर है तो वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ही बनाएगा। तो जो पॉइंट एम है यहाँ पे, जहाँ पे टी नॉट ए लिखा हुआ है, तो टी नॉट ए क्या है, टी नॉट ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, टी नॉट बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B1, और बीच में एक्स टी क्या है, एक्स टी है आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एजियोट्रॉप। मोल फ्रैक्शंस एट एजियोट्रॉप। जहां जब वो एजियोट्रॉप बन गया तो नेगेटिव डेविएशन वाले शो करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग और पॉजिटिव वाले शो करेंगे मिनिमम बॉइलिंग। तो अगर आप m और मान लीजिए m है और n है, n पॉइंट कौन सा है, जहां टी नॉट b है, मतलब प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ b है, पॉइंट m क्या है, जहां प्योर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट है आपके पास, मान लीजिए आपके पास x मान लीजिए, चलिए x रहने दीजिए, आप इसको चलिए z मान लीजिए। तो m और z के बीच में क्या होगा, m और z को जब आप डिस्टिलेशन करेंगे तो आपका डिस्टिलेट में क्या आएगा, डिस्टिलेट में वेपर्स में रिच कौन होगा, तो डिस्टिलेट में आप क्या बन सकता है, आपको प्योर ए मिल सकता है m और z के बीच में। और रेजिडुअल में क्या मिलेगा आपको, रेजिडुअल लिक्विड में आपको एजियोट्रॉप, क्या मिलेगा आपको, एजियोट्रॉप मिलेगा ऑन डिस्टिलेशन। क्योंकि एजियोट्रॉप के कंपोनेंट आप सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन प्योर ए कर सकते हो। क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट, Z और N, तो Z और N जो कंपोजिशन है उसके बीच में क्या होगा, जब कंपोजिशन XT है ना, तो ना प्योर A मिलेगा ना प्योर B मिलेगा, एजियोट्रॉप ही मिलेगा। तो जब Z और N के बीच में है ग्राफ आपके पास, तो फिर क्या होगा,
डिस्टिलेट में आपको प्योर बी मिलने का चांस है, और रेजिड्यू में आपको हमेशा इन ईच एंड एवरी केस एजियोट्रॉप। क्लियरली अंडरस्टूड और नॉट? तो ये जो ग्राफ है आपको अच्छे ढंग से समझना चाहिए। क्लियर? आर यू श्योर अबाउट दैट? तो दीज ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी इन योर माइंड ऑलवेज। श्योर? इसको वीडियो पॉज कर लीजिए और ग्राफ को नोट कर लीजिए और अच्छे ढंग से नोट कर लीजिए इस चीज़ को। नाउ ए क्वेश्चन हैज़ बीन गिवन टू यू। जो क्वेश्चन है वो क्या है? एन इक्वेशन फॉलोज द रूल पी एस इक्वल टू 400 प्लस 100 का ही है। इफ द composition is number of moles of A is 2 and number of moles of B is 3 in the solution, what is mole fraction of A and mole fraction of B in vapor phase? तो पहले हम क्या करेंगे, तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि वाई ए और अगर निकालना है वाई बी की, तो हमें क्या पता होना चाहिए? पी ए और पी एस। ठीक है? और पी एस तभी निकलेगा जब हमें पी नॉट ए मालूम होगा। तो हमें पी नॉट ए मालूम नहीं है, हमें पी नॉट बी भी मालूम नहीं है। क्लियरली अंडरस्टूड? तो पहला हमें क्या आएगा? तो पहले हमें निकालना है पी नॉट बी और पी नॉट ए। तो फॉर पी नॉट ए मतलब क्या होगा? प्योर ए है। फॉर पी नॉट ए हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्यों? प्योर ए का मतलब है बी कंप्लीटली एब्सेंट है। तो जो पी एस है वही पी नॉट ए बन जाएगा। चेक कीजिए ध्यान से, ये पी एस की वैल्यू है। अगर एक्स ए 1 है तो फॉर पी नॉट ए क्या करेंगे आप? एक्स ए को 1 रख देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? हमारे पास आएगा पी नॉट ए इज इक्वल टू 400 प्लस 100 इंटू 1 mmHg। उसी तरह फॉर पी नॉट बी, काई बी की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। इसका मतलब काई ए 1 0 हो जाएगा, क्योंकि जब कंपोनेंट बी आपके पास प्योर है तो ए तो है ही नहीं। तो उस केस में जो पी एस की वैल्यू है वही पी नॉट बी बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 400 प्लस 100 इंटू 0, क्योंकि एक्स ए 0 है यहाँ पे। तो आंसर कितना आ गया? 400 mmHg। तो एक वैल्यू 400 आ गई, एक वैल्यू 500 आ गई आपके पास। क्लियर अंडरस्टूड नाउ? श्योर? तो ये पी नॉट ए की वैल्यू है, ये पी नॉट बी की वैल्यू है। अब एन ए की वैल्यू है आपके पास 2 मोल और एन बी की वैल्यू है 3 मोल्स। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा? टोटल मोल कितने हो गए? 5 हो गए यहाँ पे। तो ये हो गया 2/5। तो आंसर आ गया 0.4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया? आंसर है 3/5, दैट इज 0.6। क्लियरली अंडरस्टूड? तो आपके पास पी एस क्या आया? पी एस आ गया पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। क्या आंसर है? 500 इंटू 0.4 प्लस 400 इंटू 0.6 कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 240। कितना आंसर आ गया? 440। अब आप ये वैल्यू यहाँ लगाइए और यू विल गेट द आंसर। तो वाई ए की वैल्यू क्या है? पी ए बाय पी एस। कितना पी ए? 200। पी एस कितना है यहाँ पे? आंसर है 440। तो क्या आंसर आ गया आपके पास? आपके आंसर आ गया 5/11। तो आप चेक कीजिए, ये पहले केस में 0.4 था, लेकिन यहाँ पर क्या है? 0.45। ठीक है ना?
5 इसका मतलब क्या हो गया, वाई ए इन पी इज नॉट, क्यों, क्योंकि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है। तो ये दोबारा से उसी रूल का जस्टिफिकेशन है, मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इज रिचर इन वेपर फेज। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नो वॉल्फ रूल है। नो वॉल्फ रूल क्या है, ठीक है, कि जितना ज़्यादा कोई वोलेटाइल होगा उतना ज़्यादा वेपर फेज में बनेगा। मोर द वोलेटाइल कंपोनेंट रिचर इट विल बी इन वेपर फेज। ये देखिए लिक्विड फेज में 0.4 था, लेकिन वेपर फेज में 0.55 आ गया। सिमिलरली वाई बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो आंसर है पी बी बाई पी एस। कितना आंसर आ गया आपके पास, आंसर विल बी 240 बाई 440, 6/11। तो ये 0.6 से आप चेक कर लीजिए 0.5455 पर पहुंच गया, ये डिक्रीज। तो ये हमारे पास वाई भी आ गया, ये वाई आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहले आपने क्वेश्चन को दोबारा समझिए। पहले आपने अपने इसको हम बोलते हैं बेसिकली अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, कि आपने टॉपिक को समझ लिया कि प्योर ए में क्या होगा, काई ए 1 होगा, प्योर बी में क्या होगा, काई ए 0 होगा। बस इसी पॉइंट पर क्वेश्चन है। प्योर ए में क्या होगा, काई ए 1 होगा, और प्योर बी में क्या होगा, काई ए 0 होगा। इस पॉइंट को लेकर ये क्वेश्चन को डिफाइन किया गया है, और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो पहले आपने पी नॉट ए निकाल लेना, फिर पी नॉट बी निकाल लेना। वंस यू गेट पी नॉट ए यू विल यूज़ द रॉड्स लॉ। आप रॉड्स लॉ का यूज़ करके सिंपल वैल्यूज पुट की हैं, कुछ भी मैजिकल नहीं है इसमें, सिंपल जिसको बोलते हैं 7th क्लास का मैथ सही है। उसके बाद आपने वाई ए और वाई बी निकाल लिया। आर यू श्योर अबाउट दैट, क्लियर अंडरस्टूड नाउ, ओके। चलिए देख लीजिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें ये है कि पी नॉट ए की वैल्यू 450 है, पी नॉट बी की वैल्यू 700 है। पी नॉट ए मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है दैट पी नॉट ए प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए है 450, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी है 700, ठीक है जी। सोल्यूशन का प्रेशर है 600 एट टी केल्विन एट गिवन टेम्परेचर। आपको वेपर फेज में वैल्यूज निकालनी है। आर यू श्योर अबाउट दैट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको लेके चलेंगे हम। तो पहले क्या आएगा आपके पास, अब पी एस की जो वैल्यू है वो होती है पी नॉट ए इंटू काई ए प्लस पी नॉट बी इंटू काई बी। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पता नहीं है कि काई ए और काई बी क्या है, तो पहले हम निकालेंगे पी नॉट ए इसमें से काई बी कौन बाहर आ गया देखिए, तो आंसर आ गया पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इक्वल टू पी एस। दोबारा देखिए, चेक कीजिए ध्यान से। आपने पी एस दे रखा है आपको, आपने इक्वेशन लिख दी, फिर जो मोड, क्योंकि बी कंपोनेंट है ग्रेटर वेपर प्रेशर देन ए, तो इसलिए मैंने ए को चेंज कर दिया। मान लीजिए उल्टा होता तो मैं उल्टा कर देता, अगर पी नॉट ए ज़्यादा होता तो मैं इसको 1 माइनस एक्स कर देता। तो ये कर दिया हमने। तो उससे क्या हो गया आपके पास, आपने पी नॉट ए इंटू 1 पी नॉट ए आ गया, पी नॉट इंटू काई ये आ गया, और पी नॉट भी तो खैर एज इट इज, फिर इसको आपने आगे पीछे लिख दिया बस, और एक्स बी कौन बाहर आ गया। अब एक्स पी मालूम पड़ जाएगा, बाकी वैल्यूज आपको पता ही है। पी एस की वैल्यू कितनी है, आंसर है 600, पी नॉट ए है 450, एक्स बी आपको मालूम नहीं है, पी नॉट बी है 700, और पी नॉट ये है आपके पास 450। ये माइनस करेंगे, आंसर आ गया 150। एक्स बी के लिए कितनी आ गई, आंसर आ गया 250। एक्स बी के लिए कितनी आ गई आपके पास बेटे, 150 बाई 250, इट कम्स आउट टू बी 3/5। तो एक्स बी के लिए कितनी आ गई आपके पास 3/5, मतलब 0.6 आ गया। तो अगर एक्स बी की वैल्यू 3/5 है
तो ऑब्वियस है एक्स ए की वैल्यू क्या आएगी, एक्स ए की वैल्यू आएगी 1 माइनस एक्स बी दैट इज 2/5 मतलब 0.4। तो पहले आप तो पी एस आपको पता है, ठीक है जी, पी एस आपको पता है। तो ये लिक्विड फेज में आपने निकाल लिए कंपोजिशन। तो पी एस की वैल्यू से क्या लेंगे आप, वाई ए बाय वाई ए इक्वल टू पी ए बाय पी एस। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू आपके पास एक्स ए बाय पी एस इंटू वाई ए। तो क्या आंसर आ गया आपके पास, पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए की वैल्यू है 450, एक्स ए की वैल्यू है 0.4 और पी एस की वैल्यू है आपके पास 600। तो ये हो गया 3/4 इंटू 0.4 वाई ए। तो वाई ए की वैल्यू 0.3 आ गई, ठीक है, जो कि पहले थी 0.4। तो आप चेक कर लीजिए कम हो गई है। और वाई बी की वैल्यू नहीं आ जाएगी आपके पास 0.7 ऑब्वियस। आप चाहें तो ये सब करने की बजाय इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। हमने क्लास के शुरुआत में एक आपको फॉर्मूला सिखाया था, डेरिवेशन भी दिखाया था, वो ये था वाई ए बाय पी नॉट ए प्लस वाई बी बाय पी नॉट बी। तो इसमें क्या करेंगे आप, वाई ए को वाई ए रहने दीजिए, लेकिन इसको आप 1 माइनस वाई ए कर दीजिए। पी नॉट बी आपको पता ही है 7 कितना था 700, ये सेकंड मेथड है। और पी नॉट ए की वैल्यू है 450 और पी एस की वैल्यू है 600। तो आप बजाय इतना लॉन्ग ऑपरेशन करने के आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं सेकंड मेथड से। क्लियर अंडरस्टूड और नॉट, आर यू श्योर अबाउट दैट? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पी एस निकाल के पहले आपने पी नॉट ए और पी नॉट बी से एक्स बी और एक्स ए निकाल लिया और फिर वाई ए वाई बी निकाल लिया। तो ये एक लेंथी प्रोसीजर है। उसकी बजाय अगर आप ये प्रोसेस करेंगे उसके बाद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट, क्योंकि फिर इसके बाद क्या होगा, आप 50 का टेबल कॉमन निकाल काट सकते हैं इसको। तो काट दिया 50 से, तो 50 से ये 1/12 हो गया। ये वाई ए बाय 9 हो गया और ये 1 माइनस वाई ए बाय आपके पास 14 हो गया। तो आप इसको अब आप सॉल्व कर सकते हैं आराम से। क्लियर हो नॉट, आर यू श्योर अबाउट दैट? कर लेंगे इजी, आर यू श्योर एवरीवन? क्लियर है? आंसर आपका वाई ए का आंसर इतना आ जाएगा 0.3 इफ यू कैलकुलेट। एलसीएम में सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। आर यू श्योर? फाइन, ओके।